दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। देवघर सीओ के संबंध में एक चिट्ठी है, एक आवेदन लिखा गया है। आज वो चिट्ठी आपको देखना बहुत जरूरी है और उस चिट्ठी को देखकर आप समझेंगे कि हम लगातार ये सीरीज चला क्यों रहे हैं। आप उस चिट्ठी को देखिए, उस चिट्ठी को दिखाया जाए। हम आपको वो चिट्ठी पढ़ के भी सुनाएंगे कि उस चिट्ठी का मजमून है क्या। यह चिट्ठी लिखी गई है स्थानीय लोगों के द्वारा और इस चिट्ठी में संबोधित किया गया है माननीय मुख्यमंत्री को, झारखंड सरकार रांची। एक आम शख्स ने इस चिट्ठी को लिखा है। वो कहते हैं कि महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि अंचल कार्यालय देवघर में अंचलाधिकारी कभी नहीं बैठते हैं, जिसके चलते आम लोगों का काम नहीं हो पाता है। महीनों भर लोग चक्कर लगाते रह जाते हैं। 2 बार लिखा है उन्होंने, महीनों भर लोग चक्कर लगाते रह जाते हैं, तब भी अंचलाधिकारी से भेंट या मुलाकात कार्यालय अवधि में नहीं होती है। साथ ही अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत नोटिस के निर्धारित दिनांक पर आम जनता द्वारा कार्यालय में उपस्थित होने पर उनसे मुलाकात नहीं होती है। साथ ही निराश होकर मोबाइल फोन पर संपर्क करने पर अंचलाधिकारी फोन भी रिसीव नहीं करते हैं। इस कोरोना महामारी में अत्यधिक भीड़ लगने की सरकार द्वारा आदेश नहीं है, इसके बावजूद भी अंचल अधिकारी द्वारा नोटिस निर्गत किया जाता है। उक्त नोटिस के आलोक में निर्धारित तिथि पर यह कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं। अब आप समझिए कितने परेशान हैं लोग, अंदाजा लगाइए। और इसको मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित किया गया है और इसकी प्रतिलिपि महामहिम राज्यपाल झारखंड रांची, श्रीमान उपायुक्त महोदय देवघर, श्रीमान अपर उपायुक्त देवघर, श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी देवघर और श्रीमान अंचल अधिकारी महोदय श्री अनिल सिंह जी के नाम भी इसको भेजा गया है। तो इस चिट्ठी से आप समझ सकते हैं कि अंचल अधिकारी से लोग कितने परेशान हैं। अंदाजा लगाइए कितना परेशान होकर के ये एप्लीकेशन लिखा गया होगा, ये आवेदन लिखा गया होगा। हमने इस कारण से ही ये चिट्ठी आपको पढ़ाई है, इसके बारे में सारी चीजों को हमने आपको बताया है। तो अनिल सिंह जी, होटवार इज वेटिंग फॉर यू। होटवार को इंतजार है आपका और बहुत जल्द आप होटवार पहुंचने वाले हैं। यकीन मानिए बहुत जल्द। हमने बाकायदा एक पक्की सड़क बना दी है देवघर से होटवार के लिए। देवघर सीओ अनिल सिंह, होटवार इज वेटिंग फॉर यू। होटवार आपका इंतजार कर रहा है। रांची से अधिकारी देवघर पहुंच रहे हैं और आपके कर्मों की जांच करेंगे। आपके हर विवादित रजिस्ट्री की जांच होगी, डीड खारिज भी होगी। पर अब उनका क्या होगा जिन्होंने आपको पैसे दिए हैं जमीनों की एलपीसी के लिए। आप तो हुजूर फंस गए। पैसे देने वाले तमाम लोग आप तो फंस गए। इसलिए भी फंस गए क्योंकि सीओ साहब तो आपका फोन उठा नहीं रहे हैं। सीओ साहब चले जाएंगे होटवार। अब आप क्या करेंगे? तेरा क्या होगा कालिया, ये रिपोर्ट देखिए। न्यूज 11 भारत की खबर का बड़ा असर। देवघर में हर विवादित एलपीसी की जांच होगी। अनिल सिंह के हर घोटाले की जांच होगी। बहुत जल्द सीओ अनिल सिंह पर होगी बड़ी कार्रवाई। डीसी देवघर लेने वाले हैं बड़ा फैसला। देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री बहुत जल्द बड़ा फैसला लेने वाले हैं। एसीबी से लेकर प्रशासन तक सबने भ्रष्टाचारी सीओ अनिल सिंह पर शिकंजा कस दिया है। रांची से भी अधिकारी देवघर पहुंचेंगे और हर विवादित एलपीसी की जांच होगी। सीओ साहब की हर एलपीसी की डीड खारिज होगी। हर प्रताड़ना को इंसाफ मिलेगा। पर अब सवाल रह जाता है, सीओ और तोता तो होटवार निकल लेंगे, पर जिसने जमीन के लिए करोड़ों करोड़ दिए वो क्या करेंगे? सीओ साहब तो फोन भी नहीं उठा रहे। तो फिर क्या गई भैंस पानी में? घूस लेना तो अपराध है ही, पर घूस देने वाले भी कम दोषी नहीं।
लेकिन अब तो आपके पैसे डूब गए। देवघर डीसी साहब, हर सच्चे इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ दीजिए, पर इस एलपीसी का समाधान भी कीजिए। एलपीसी कमेटी की बैठक बुलाइए, एलपीसी को लेकर लोगों की राय जानिए। एलपीसी की कमियों को लोगों से समझिए और फिर उनकी समस्या का समाधान कीजिए, क्योंकि मकसद तो लोगों को राहत देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और हम सीधा देवघर का रुख करते हैं। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, बड़ी कार्रवाई तो होगी, सीओ साहब होटवार जाएंगे, लिख के ले लीजिए कि सीओ साहब ने जितनी एलपीसी बांटी है उन तमाम एलपीसी की जांच भी होगी और रजिस्ट्री कैंसिल भी होगी। लेकिन अब उनका क्या होगा जिन्होंने सीओ साहब को करोड़ों करोड़ अर्पित कर दिए हैं? सीओ साहब तो फोन उठाएंगे नहीं, सीओ और उनका तोता तो होटवार जाके बैठ जाएंगे, अब बाकायदा BMW से जाएंगे। लेकिन जिन्होंने पैसे चढ़ा दिए सीओ साहब पर, उनका क्या होगा मनीष? ये बड़ा मसला अब होने जा रहा है। जो तस्वीरें शायद सीओ अंचल कार्यालय और उनसे जुड़े हुए लोग जो उनके करीबी हैं या उनके जो गलत कामों में अवैध तरीके से जिस तरह से एलपीसी दी जा रही थी या एलपीसी का जिस तरीके से बेजा इस्तेमाल हो रहा था, उसके साथ जो लोग जुड़े थे, जो उनके कारिंदे थे, जो उनके हम कह सकते हैं उनके जो लोग साथ में थे, उन सभी की परेशानी निश्चित तौर पे बढ़ेगी। सरकार अपनी कार्रवाई करेगी, जैसा कि संज्ञान भी लिया गया है और आश्वासन भी इस बात का दिया गया है। लेकिन यही एक बड़ा सवाल ये हो जाए कि जो लोग उनसे जुड़े थे, जिनके नाम पर लोगों ने पैसे दिए थे, जिस ज़मीन के लिए पैसे दिए थे एलपीसी लेने में, अब उनका क्या होगा? निश्चित उनकी भी परेशानी अब बढ़ने जा रही है और उन्हें एक आर्थिक क्षति, क्योंकि उसे रिकवर वो कैसे कर पाएंगे जब सीओ साहब होंगे ही नहीं। तो ये एक बड़ा सवाल है। जो तस्वीरें अब जो सामने जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए, अभिषेक, न्यूज़ 11 भारत शुरू से इस बात को लेकर चली कि जो कारनामा है सीओ साहब का अपने इस टेन्योर में, चाहे वो रांची में रहे हो या फिर देवघर में है, उसको उजागर तो करना ही था। साथ ही साथ लोगों की परेशानी, जब हम मुहिम छेड़े तो लोग आते गए, कारवा बन गया, लोग जुड़ते गए, अपनी परेशानी बताते चले गए। और इन सब में सब लोगों ने एक ही बात कहा कि उन्हें एलपीसी लेने में परेशानी हो रही है। उनकी ज़मीन की बिक्री और उनकी बेटी को ब्याहना है तो उसका एलपीसी उन्हें नहीं मिल पा रहा है, मिल भी रहा है तो गलत मिल रहा है। आज एक सुबह एक ऐसे ही एक आदमी ने कहा, उनकी 4 बेटियां, उन्होंने कहा कि 2 बेटियों को मैंने शादी कर दी है, लेकिन जो जमीन मेरे पास बचा है, अब जो 2 बेटियां बची हैं उनके लिए मेरे ही जमीन पे एलपीसी किसी और को दे दिया गया है और कोई और वो बेच जाएगा। तो इन तरह की परेशानियां कई आई, कई लोगों ने अपनी व्यथा कथा सुनाई, जो हम लोगों ने दिखाया भी लोगों को। कुछ दर्शकों को ऐसा लग रहा होगा कि शायद न्यूज़ 11 भारत हाथ धोकर के पीछे पड़ गया एक ही अधिकारी के, लेकिन हमारा मंशा कभी ये नहीं रहा। हमारी मंशा बस यही रही है कि जो तकलीफें हैं लोगों की और जो उसका जड़ है एलपीसी का, उसको दिखाएं और उसमें लाए। क्योंकि यहाँ न्याय तभी मिल पाएगा कि जब यहाँ के लोगों के साथ, जब देवघर डीसी यहाँ बैठे, जो मानिंदे लोग हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जिनकी बातें सुनी जाए, कहाँ परेशानी है, जैसा कि आपने भी कहा, कहाँ लूप होल है, उसका क्या फ़ायदा अंचल कार्यालय उठा लेता है। और अंचल कार्यालय के सीओ ही नहीं, बल्कि जो ऑपरेटर हैं, डेटा ऑपरेटर हैं, जो एंट्री करते हैं, उन तमाम लोग इस पूरे घोटाले में और कह सकते हैं खेला में जुड़ा हुआ है। तब सबकी तस्वीरें सामने आएंगी। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि ज़िला प्रशासन जल्द से जल्द एक बैठक करे और जिन लोगों को हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है एलपीसी मिलने के लिए, उनको दे, तिथिवार करके निकाले या महीना दे करके निकाले। साल से जिन लोग अभी 6 महीने हो गए आज तक बैठक नहीं हुई है, तो निश्चित तौर पर जो मुहिम न्यूज़ 11 भारत ने छिड़ी थी, अब उसका नतीजा निकलने जा रहा है और लोग खुश भी हैं कि शायद उनके साथ न्याय होगा। लेकिन अब ये देखना है कि जो एलपीसी पे जो डीड कैंसिल हो जाएगा, जिन लोगों को एलपीसी उन्होंने दे दी थी उनका क्या होगा, उसके लिए जिन्होंने मोटी रकम खर्च कर दी है उसका क्या होगा। सबसे बड़ी बात है कि एलपीसी लेने में कोई एक छोटी सी रकम नहीं ली जाती थी। नजराना जिसे हम कह सकते हैं, वो पर स्क्वायर फीट रखा गया था। एक दर था कि पर स्क्वायर फीट, यानी कि अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट है तो उस पर एक अलग पर स्क्वायर से दर लग रहा था। सबसे बड़ी बात है कि आज जिस आदमी ने हमसे बात कर रहा है वो यही कह रहे थे कि अब बताइए कि अगर मुझे बेटी की ब्याह करनी है तो मुझे अब सिर्फ एलपीसी लेने में 4 लाख 5 लाख रुपये मुझे खर्च करने पड़े, तो उतने में तो और भी कुछ काम हो जाएंगे। तो ये तकलीफें थी जिस न्यूज़ 11 भारत ने दिखाया, लगातार दिखाया और हम लोग मुहिम छोड़ रहे हैं। अब जो तस्वीरें होंगी अब दूसरा ही होगा। अब देखना है जिला प्रशासन या सरकार इसे कितनी संजीदगी से ले रही है और जब कार्रवाई जब शुरू होगी तो किन किन बातों को ध्यान रखा जा रहा है और कैसे कितने दिनों तक इनके पीरियड में जो भी हुआ है उनका आंकड़ा निकाल रहे हैं, किन किन बातों की छानबीन हो रही है और क्या कुछ तय किया जा रहा है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अभिषेक।
जो सबसे जरूरी चीज है, मकसद हमारा ये नहीं था कि हम हंगामा खड़ा करें। हमारा मकसद था कि एलपीसी के कारण जो लोगों को परेशानी हो रही है, एलपीसी के कारण जो देवघर में लूट मची हुई है, उस लूट का अंत होना चाहिए। दर्शकों को बता दें कि ऐसे लोग जिनका एलपीसी, जिन्हें एलपीसी मिलनी चाहिए थी, एलपीसी नहीं मिली है, या ऐसे लोग जिन्हें गलत तरीके से एलपीसी मिली है, दोनों लोग इस बात को दोनों लोग सुन लें कि जिन्हें नहीं मिली है और जो डिजर्व करते थे उन्हें मिल जाएगी। और कोशिश हमारी है कि हम कोई ऐसा सिस्टम, सरकार ऐसा सिस्टम तैयार करे, हम सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे कि एलपीसी जल्द से जल्द निर्गत हो। पहली चीज, डीसी सर आपसे रिक्वेस्ट है कि एलपीसी कमेटी की बैठक कीजिए और लोगों से 1 to 1 मुलाकात कीजिए। लोगों से 1 to 1 मुलाकात करने से आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि एलपीसी को लेकर के कितनी परेशानी वहां के लोग झेल रहे हैं। हालांकि इसका ट्रेलर तो आपको दिख ही गया होगा। ये चिट्ठी जो हम आपको दिखा रहे थे, उस चिट्ठी में ही समझिए कि कितनी पीड़ा है। एलपीसी को लेकर के सीओ साहब बुलाते हैं अंचल कार्यालय में, सीओ साहब मौजूद नहीं रहते। आखिर मौजूद रहेंगे कैसे? आपके पास उतने पैसे नहीं है कि सीओ साहब को आप मौजूद रख सकें। तो तमाम जितनी रजिस्ट्री हुई है इस एलपीसी को लेकर के जो विवादित है, वो तमाम रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। इसकी भी हम आपको जानकारी देते हैं। रांची से पदाधिकारी जो हैं वो पहुंच रहे हैं देवघर, और उनके पहुंचते ही तमाम जांच शुरू भी हो चुकी है। यहां से जो सिस्टम है उसने यहां से काम करना भी चालू कर दिया है। कल भी हमने आपको दिखाया था। एसीबी में फ्रेश पी भी दर्ज हो चुकी है और बहुत जल्द सीओ साहब आपका होटवार पहुंचना हो जाएगा। लेकिन अब मनीष होता यह है कि अब डीसी साहब के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। डीसी जो है उन पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि इस एलपीसी के जो ड्रॉबैक्स है उनको हटाने के लिए उन्हें एलपीसी कमेटी की बैठक करनी ही चाहिए। वो करें और एक फीडबैक जरूर लें लोगों से कि हाँ भाई, इस एलपीसी को लेकर के किस किस तरह की परेशानी, उसके लूप होल्स क्या है और उन लूप होल्स को कैसे हटाया जाए। मनीष। अभिषेक, न्यूज 11 भारत ये शुरू से इस बात को कह रहा है, दिखा भी रहे थे हम लोगों की परेशानी, लेकिन साथ साथ हम लोग इस बात पे बल दे रहे थे, फोर्स हमारा यही था, इसी पे बात पे फोकस था कि जो परेशानियां हो रही हैं जिला प्रशासन जल्द से जल्द मानिंदे लोगों को बुलाए। जो लोग यहाँ के पुराने लोग हैं, राजनीतिक दल के हैं, अक्रॉस द पार्टी हर दल के लोगों को बुलाए, प्रतिनिधियों को बुलाए, उनसे मिले, उनसे बात करें। और जिन लोगों का हाईकोर्ट से ऑर्डर मिला हुआ है, जिनकी जल्दबाजी, जिनका काफ़ी दिनों पहले उन सबसे बात करें और बात करके इस नतीजे पर पहुंचे कि यहाँ ये क्या खामियां थी और किस खामियां का किस तरह से इस्तेमाल किया गया, उसके कितना फ़ायदा किसे मिला। अभिषेक, हम यहाँ बताना चाहेंगे, दरअसल इसे एक चेक एंड बैलेंस की तरह से ईजाद किया गया था। जिस डीसी ने भी ईजाद किया था उसके पीछे यही मकसद थी कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि ज़मीन आपकी है और किसी ने किसी के नाम से खरीद के बेच दिया, तो ऐसे में उनकी खरीद फरोख्त गलत तरीके से नहीं हो, गलत के हाथों में ना हो, गलत कोई खरीद ना ले, किसी चला ना जाए। तो इस चेक एंड बैलेंस की बात की गई थी। क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस सिर्फ और सिर्फ राजस्व की बात करता है, वो राजस्व पर ध्यान देता है कि जितना बड़ा एरिया जो बिक रहा है उस पर जो स्टैम्प पेपर, जो रेवेन्यू सरकार को आनी चाहिए वो आ रही है कि नहीं, या जिनका बिक रहा है बेचने वाले वही खड़ी हैं कि नहीं। अच्छा, एक बात और है, एक बात और है, बात यह है कि हम यहां से चीख कर, चिल्ला कर भू राजस्व सचिव आपसे निवेदन करते रहे कि सर कार्रवाई कीजिए, सर कार्रवाई कीजिए, सर कार्रवाई कीजिए। लेकिन पता नहीं, आपको शायद कार्रवाई करने से ऐतराज था, या फिर हो सकता है कि आपको सीओ अनिल सिंह पर कोई ईमानदारी नजर आई गई हो, या कोई ऐसी चीज आप देख रहे हो जो हम नहीं देख पा रहे हो। सर आप ईमानदार हैं, इसमें कोई शक नहीं, सब लोग कहते हैं कि आप ईमानदार हैं, लेकिन आप एक ऐसे थाने के प्रभारी हैं जहां चौकीदार से लेकर के जमादार तक सब चोर हैं। आप पथ निर्माण विभाग में थे और पिछली सरकार में सबसे ज्यादा घोटाला वहीं पर हुआ था, लेकिन आप ईमानदार हैं, आपकी ईमानदारी पर कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा। सर आप ईमानदार हैं, मैं ठोक के कह रहा हूं कि आप ईमानदार हैं, लेकिन फिलहाल आप भू राजस्व, भूमि सुधार संभाल रहे हैं। अब सबसे ज्यादा घोटाला यही है, पर क्यों है ये आप सोचिएगा। आप ईमानदार हैं, लेकिन आपके नीचे बैठे तमाम अधिकारी, अंचलाधिकारी से लेकर के आपके नीचे जितने अधिकारी हैं आपके विभाग के, सब भ्रष्ट हैं और सबका हिसाब किताब न्यूज 11 भारत के पास मौजूद है। एक एक रुपए जो लिए गए हैं ना, तमाम न्यूज 11 भारत के पास मौजूद है। उनका भी खुलासा होगा, बहुत जल्द उनका भी खुलासा होगा। और भी कई सीओ हैं, उनके भी कच्चे चिट्ठे खुलेंगे बहुत जल्द। ये जो नया साल है ना, ये नया साल कई लोगों के लिए बहुत सारे तोहफे लेके आएगा। होटवार का तोहफा, जिन्होंने जनता का खून पिया है ना, उनका पूरा हिसाब किताब न्यूज 11 भारत में रखा है और उस तमाम हिसाब किताब को चुकता किया जाएगा। जनता को रुलाया है आपने, अब आपके रोने की बारी है। मनीष,
सबसे जरूरी है एक एक रजिस्ट्री, एक एक एलपीसी जो अनिल सिंह ने जारी की है, तमाम एलपीसी की जांच होनी चाहिए और जांच खुद वरीय अधिकारियों के निर्देश में होनी चाहिए, उनके सुपरविजन में होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आज अनिल सिंह है, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा और उसके बाद फिर कोई और आएगा। किरदार बदल सकते हैं पर कहानी नहीं बदलती है। इस बार अगर हथौड़ा पड़ा है तो फिर इसका नतीजा भी आना चाहिए। ये एलपीसी नाम का ये जो जिन्न है ना, जिसने देवघर वासियों को डरा रखा है, इस जिन्न का समाधान बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी है कि तमाम डीड कैंसिल हो और उससे भी बड़ी जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इनकी जो संपत्ति है, चाहे तोते की हो चाहे अनिल सिंह की, इनकी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए, इनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। पैसे कहां से आए? 2 करोड़ का पलंग कहां से आया? ब्रश करने से पहले 10 लाख रुपए ये नजराना जो देखते हैं उसके बाद ब्रश करते हैं, वो कहां से आया? कहां से आया? अनिल सिंह जी ने कमाए हैं क्या वो? ये आम जनता का पैसा है। इन सब का हिसाब होना चाहिए मनीष। बिल्कुल। देखिए अभिषेक, देवघर वासी शुरू से इस बात को कह रहे थे और न्यूजीलैंड भारत भी हम यहाँ से खड़े होकर यही कह रहे थे कि सरकार को, जिला प्रशासन को 2 तरीके से चलना होगा। एक, जो अब इनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो विभागीय कार्रवाई होगी, जांच होगा, वो एक लंबा चलता है। अमूमन जांच एक दिन की ओवरनाइट जर्नी नहीं होती है कि आज फाइल खोली गई और कल किसी कंक्लूजन पे निकाल लिया गया। क्योंकि ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला है, कई कागजातों को देखा जाएगा, दावे होंगे, आपत्तियाँ होंगी, फिर इस बात का तय किया जाएगा कि जो एलपीसी था कितना सही था कितना गलत था। ये एक लंबी प्रक्रिया होगी। लेकिन साथ ही साथ जिला प्रशासन को, सरकार को एक पैरेलल कैंप चलाना पड़ेगा और वहाँ बैठके करके लोगों को बुला करके कि जिनकी हैं, जो काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं, इवन उसमें जो जुडिशरी के भी लोग हैं उनको भी शामिल करके, सरकारी जो वकील होते हैं वो भी उस कमेटी में मेंबर हैं। तो ऐसे लोग बैठ करके पैरेलल चले, क्योंकि आमतौर पर हमारे देश में या राज्य में देखा जाता है कि जो जाँच जब होने लगती है तो वो लंबा हो जाता है, मैराथन दौड़ हो जाता है, टेस्ट क्रिकेट मैच होता है, लंबी चल जाती है, तो लोगों का जो विश्वास होता है वो टूटने लगता है। उन्हें लगता है कि ये जाँच में चला गया, ये लंबा चलेगा, विभागीय है, कुछ होगा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 2 बातें लेके चलनी होंगी, एक जांच और दूसरी चीज, जिन लोगों का बकाया है, जिन लोगों का अभी लाइन इंतजार कर रहे हैं, जिनके कपड़े, उनको भी राहत। पैरेलल 2 तरह से चलना होगा, तभी जाके शायद हम समझ सकते हैं कि देवघर वासियों के साथ एक बड़ा न्याय होगा और राहत वाली बात होगी। और एलपीसी पे तो बैठ के करनी होगी, जानकारों की राय लेनी होगी, उन तमाम बातों को कि क्या सोच के बनाया गया था, अब इसमें क्या बदलाव चाहिए, इसके बदलाव में कितना कुछ चेंजेस होना चाहिए। तो ये एक लंबी प्रक्रिया होगी, ओवरनाइट जर्नी नहीं है। लेकिन जिन लोगों को इंतजार है अपने एलपीसी का, जो बोनाफाइड है, जो वैध है, उनको देकर के उनके समस्याओं का हल हो जल्द से जल्द, ताकि लोगों का विश्वास भी होगा। और लोगों को विश्वास है सरकार की तरफ। न्यूजीलैंड भारत ने जब मुहिम छोड़ा तो लोग यही कह रहे थे कि अब उन्हें सरकार की टकटकी लगी हुई है। और आपने एक बार फिर कहा, आप लगातार उस जहां आप बैठे हुए वहां से लगातार आप जो सचिव हैं विभागीय, उनको आप आवाज दे रहे थे, लेकिन आवाज उन तक क्यों नहीं पहुंच पाई, ये भी हसादत बात है। सब लोग इस बात का चर्चा कर रहे हैं कि आखिर फिर विभाग क्या कर रहा है, विभाग के सचिव जो है वो बैठे बैठे वहां से कुछ कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल है अपने आप में। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस तमाम चर्चा के लिए। अब बस हमें इंतजार करना है कार्रवाई का, क्योंकि यही आप रहेंगे, यही मैं रहूंगा और यही वक्त रहेगा जब इस कार्रवाई की तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया मनीष आपको। अब एक और सीओ की दास्तान आपको बताते हैं। यह सीओ है नामकुम की सीओ, नामकुम अंचल की सीओ शुभ्रा रानी। शुभ्रा रानी हाईकोर्ट से भी ऊपर खुद को मानती हैं। सीओ शुभ्रा रानी हाईकोर्ट को नहीं मानती हैं। हाईकोर्ट के आदेश को वो ठेंगा दिखाती हैं, डीसी के आदेश को भी वो ठेंगा दिखा देती हैं। डीसी क्या है, शुभ्रा रानी कुछ नहीं मानती। मामला नामकुम स्थित सिदरौल के खाता संख्या 65 का है। खाता संख्या 65 की प्लॉट संख्या 477, 478 और 479 भोला प्रसाद की जमीन का कुल रकबा 2 एकड़ है, 45 डिसमिल है। जमीन पर भोला प्रसाद का कब्जा भी है। जमीन पर भोला प्रसाद की छप्परबंदी भी है। तीनों प्लॉट भोला प्रसाद ने 2008 में खरीदी। दस्तावेजों में पत्नी और पुत्र का नाम भी शामिल है। जमीन खरीदने के बाद इसका म्यूटेशन करवाया गया। जमीन के विरुद्ध यूनियन बैंक से ऋण भी लिया गया। 45,77,000 का यह लोन लिया गया था। अब मामला ऋण वसूली न्यायाधिकरण में लंबित है, लेकिन भूमाफियाओं ने अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर यह म्यूटेशन रद्द करवा दिया। हाईकोर्ट का फैसला भी भोला प्रसाद के पक्ष में आया। विरोधियों के आवेदन को कोर्ट ने खारिज कर दिया।
डीसी कोर्ट का फैसला भी भोला प्रसाद के पक्ष में है। डीसी ने अंचलाधिकारी को दिया कि म्यूटेशन बहाल कर दीजिए। 6 महीने बाद भी सीओ ने म्यूटेशन नहीं किया है। अधिकारियों के दलाल बना रहे हैं भोला प्रसाद पर दबाव। भोला प्रसाद की जमीन हड़पना चाहते हैं दलाल, और दलालों को सीओ का संरक्षण प्राप्त है। तो सोचिए कि एक शख्स है, पूरी जिंदगी कमा करके लोन लेकर के उसने 45 लाख का लोन लिया उसने और जमीन खरीदी, म्यूटेशन भी करवाया जमीन का, सब कुछ नॉर्मल था। अब उस जमीन का म्यूटेशन रद्द करवा दिया गया, मैडम ने रद्द करवा दिया। भूमाफिया बोल रहे हैं कि उस जमीन पर तो भाई हमारा कब्जा है। डीसी के कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस म्यूटेशन को वापस से बहाल कीजिए। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, भोला प्रसाद का म्यूटेशन होगा। पर सीओ साहिबा की जो कोर्ट है, सीओ साहिबा का कोर्ट कहता है कि ना, ये जमीन तो भूमाफियाओं की है। और ये हम एक मामला दिखा रहे हैं शुभ्रा मैडम, ऐसे बहुत सारे मामले आपके भी हैं हमारे पास। आपके भी कच्चे चिट्ठे खुलेंगे। ये नया साल आपके लिए भी बहुत अच्छा गिफ्ट लेके आने वाला है। इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। ये एक मामला हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार नगड़ी सीओ का भी हम मामला दिखाते हैं। नगड़ी सीओ का भी मामला दिखाइए। नगड़ी सीओ है, दस्तावेज बदल करके उन्होंने दाखिल खारिज कर दिया। ये नगड़ी सीओ की कारस्तानी है। उन्होंने बाकायदा दस्तावेज को बदला और दाखिल खारिज कर दिया। शिकायतकर्ता ने विभाग में शिकायत की, लेकिन उससे होना क्या है, रोहित शर्मा और भरत सिंह सीओ पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप लगाने वाले हैं। नगड़ी सीओ की ये कारस्तानी है। दस्तावेज को बदलकर दाखिल खारिज कर दिया। शिकायतकर्ता ने विभाग में शिकायत की। वादी रोहित शर्मा और भरत सिंह ने सीओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीओ ने स्वीकार किया कि दाखिल खारिज का आवेदन, कोर्ट में मामला लंबित रहने का उन्होंने तर्क दिया है। फिर वीरेंद्र सिंह और विनय सिंह के पक्ष में दाखिल कर दिया खारिज। दाखिल खारिज करने के लिए की गई दस्तावेजों में हेरा फेरी। वादी ने सीओ पर रिश्वतखोरी के भी आरोप लगाए हैं। मामला खाता संख्या 64 के प्लॉट संख्या 84 का है। सीओ की कारस्तानी को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त गंभीर हैं और प्रमंडलीय आयुक्त ने जांच का आदेश दिया है। उपनिदेशक संध्या गुप्ता और निरंजन कुमार को इसमें जांच पदाधिकारी बनाया गया है। सीओ के खिलाफ आरोपों की लंबी फहरिस्त है। रांची में चारों तरफ सीओ के कारोगुजारियों की चर्चा होती है और सीओ पर हर काम के एवज में रिश्वत लेने का आरोप है। सीओ के विरुद्ध कई मामले में जांच भी चल रही है और सीओ मैडम मिस वंदना शेजवलकर नगड़ी की सीओ हैं, जिन पर यह आरोप है। कहती हैं कि कोर्ट में मामला लंबित है, दाखिल खारिज हो नहीं सकता, और मैडम दाखिल खारिज करवा भी देती हैं दूसरे के पक्ष में। कैसे करवा देती हैं? चलिए, तो आकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आकाश, सबसे पहले तो दर्शकों का लगता था कि हम सिर्फ एक अधिकारी के भ्रष्टाचार का पुलिंदा खोल रहे हैं, पर दर्शकों को हम बता दें कि इंतजार कीजिए, बहुत सारे बम आपके लिए रखे हुए हैं। दिवाली होने वाली है नए साल की, बहुत सारे बम फूटेंगे, बहुत सारे कच्चे चिट्ठों का खुलासा बहुत जल्द न्यूज़ 11 भारत करने वाला है। सबसे पहले हम नामकुम सीओ की बात करें तो नामकुम सीओ ने जो खेल किया है, कमाल की बात है। एक शख्स है, बेचारा लोन लेकर के उसने जमीन का टुकड़ा खरीदा और अब उस जमीन का म्यूटेशन भी करवा लिया, और सीओ साहिबा जो है वो म्यूटेशन खारिज करके भूमाफियाओं के हवाले करने पर तुली हुई है। कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? आकाश जी देखिए, निश्चित तौर पर भोला प्रसाद जो कि जिन्होंने सिद्रौल मौचामी जो कि नामकुम अंचल का सिद्रौल मौजा है, वहां पर जमीन खरीदी थी। और नामकुम सीओ की कारस्तानी दिखाइए थोड़ा, नामकुम सीओ की कारस्तानी। जी आकाश, आप बोले। जी, तो मैं बता रहा था कि सिद्रौल में भोला प्रसाद नामक एक वृद्ध व्यक्ति ने जमीन खरीदी। जमीन उन्होंने अपने नाम से, अपने पुत्र के नाम से और अपनी पत्नी के नाम से खरीदी, और इसका मामला 2008 का है। और इसका बकायदा उन्होंने जमीन खरीदने के साथ ही म्यूटेशन भी करा लिया। लेकिन बाद में जिस व्यक्ति से उन्होंने जमीन खरीदी थी, उन्हें बताया गया कि उनका म्यूटेशन ही संदिग्ध है। उनके म्यूटेशन को संदिग्ध बताते हुए म्यूटेशन कैंसिल कर दिया। जाहिर सी बात है कि जब जड़ ही काट दिया गया तो इनका भी पत्ता साफ होना था। वही भोला प्रसाद के साथ हुआ। लेकिन बाद में जिन लोगों का, यानी कि जिनसे उन्होंने जमीन खरीदी थी और जिनका म्यूटेशन रद्द किया गया था, उन्होंने हाई कोर्ट का सहारा लेकर अपने म्यूटेशन को बहाल करा लिया। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में इनका म्यूटेशन स्वतः जो है वह बहाल होना जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद उस व्यक्ति ने, यानी कि पीड़ित भोला प्रसाद ने मामले में डीसी कोर्ट में भी गुहार लगाई। डीसी ने भी उनके पक्ष में फैसला दिया कि इनका म्यूटेशन बहाल किया जाए। इसके लिए उन्होंने नामकुम सीओ
को बकायदा आदेश दिया जिसकी प्रति हमारे पास है, लेकिन अब 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक उनका म्यूटेशन नहीं हुआ, जबकि यह वृद्ध व्यक्ति चारों ओर दफ्तरों का चक्कर काट काट कर पूरी तरह से थक चुका है। और ये किसी एक अंचल की कहानी नहीं है, बल्कि झारखंड में देखें जहाँ भी जमीन थोड़ी महंगी है, वहाँ हर जगह इसी तरह का खेल खेला जा रहा है। जिन तमाम खेलों का हम खुलासा बहुत जल्द करेंगे, धीरे धीरे। तो इंतजार कीजिए सीओ साहिबा, इंतजार कीजिए, नया साल बहुत सारे गिफ्ट लेके आ रहा है मैडम के लिए। अब नगरी सीओ की कार्यस्थानी भी बता दीजिए। आकाश, आप देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि भाई दस्तावेज बदल करके और कहती हैं कि भाई कोर्ट में है मामला, तो आपके लिए तो दाखिला खारिज हो नहीं सकता, और दूसरे के लिए उसी जमीन पर दाखिला खारिज हो भी जाता है। जी हाँ, देखिए, रोहित शर्मा और भरत सिंह नामक 2 फरियादी हैं जो अपनी फरियाद लेकर न्यूज़ 11 के दफ्तर पहुंचे, और उन्होंने सारी दस्तावेजों के साथ अपनी परेशानी बताई कि किस तरह से उन्होंने खाता संख्या 64 का प्लॉट संख्या 84 खरीदा, और खरीदने के बाद उन्होंने म्यूटेशन के लिए आवेदन दिया, लेकिन जो सीओ हैं, स्थानीय सीओ, उनकी ओर से उनके म्यूटेशन को खारिज कर दिया गया। खारिज करते हुए तर्क दिया गया कि क्योंकि मामला अदालत में लंबित है, इसलिए म्यूटेशन नहीं किया जा सकता। और ये बात सही भी है कि यदि कोई मामला अदालत में लंबित हो तो वैसे में कोई भी सीओ म्यूटेशन जैसा काम नहीं करता है। तो यहाँ तक तो सीओ ने कहीं कोई गलती नहीं की। बाद में जैसा कि आरोप है कि दस्तावेजों को बदल दिया गया, और दस्तावेजों को बदल करके जो विपक्षी पार्टी के लोग थे, यानी कि वीरेंद्र सिंह और विनय सिंह, उनके पक्ष में दाखिल खारिज कर दिया गया। इसको लेकर के फरियादी ने बकायदा भू राजस्व विभाग में गुहार भी लगाई। भू राजस्व विभाग ने इसे काफी गंभीरता से लिया। साथ ही साथ प्रमंडलीय आयुक्त के यहाँ भी उन दोनों ने गुहार लगाई, और वहाँ उन्होंने भी इस मामले को बेहद सीरियसली लिया। और इसके बाद 2 उपनिदेशक स्तर के अधिकारी, एक खाद्य विभाग से संबंधित है और एक कल्याण विभाग से संबंधित है। खाद्य विभाग की उपनिदेशक संध्या गुप्ता और कल्याण विभाग के उपनिदेशक निरंजन कुमार को इस मामले में जांच पदाधिकारी बनाया गया। इसके बाद फिलहाल जो है जांच की कार्यवाही के नाम पर यहाँ क्या कुछ होता है, किस तरह से खाना पूर्ति की जाती है, या फिर जांच प्रतिवेदनों को ही जवाब दिया जाता है। आकाश, इनके लिए भी न्यू ईयर का गिफ्ट तैयार है न्यूज़ 11 भारत के पास। इनके लिए भी न्यूज़ 11 का गिफ्ट तैयार है। बाकायदा सबके रास्ते होटवार तक हम तैयार करेंगे। बाकायदा पिच रोड बनेगी, बिना भ्रष्टाचार वाली, एकदम चमचमाती सड़क, और बाकायदा फूलों की बरसात के साथ सबका होटवार का रास्ता तय किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आकाश। तो दर्शकों को हम बता दें कि आप इंतजार करिए, नए साल में बहुत सारे खुलासे हैं आपके लिए। तमाम कच्चे चिट्ठे हैं, पैसे किधर से आते हैं, किधर को जाते हैं, और कौन कौन से दलाल अंचल कार्यालय के आसपास घूमते रहते हैं, इन सब का खुलासा न्यूज़ 11 भारत करेगा। इंतजार कीजिए। आम जनता का खून चूसने वालों को इतनी आसानी से थोड़ी जाने देंगे। जल जंगल जमीन की इस धरती पर लूट मचाने वालों को इतनी आसानी से थोड़ी जाने देंगे। बिरसा भगवान के उलगुलान की धरती है ये, और अब उलगुलान भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ है। और भू राजस्व सचिव साहब, सर आपसे तो हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, अब भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर कार्रवाई कीजिए। अब भी कार्रवाई करके आप दिखा सकते हैं कि जो ईमानदार आपको कहा जाता है आप ईमानदार हैं, इस पर मुहर लगा दीजिए कि आप ईमानदार हैं। लेकिन फिलहाल आपकी ईमानदारी, उसको तो सलाम है हमारा, लोग कहते हैं कि आप ईमानदार हैं, लेकिन आपके नीचे में बड़ा भ्रष्टाचार है सर। उस भ्रष्टाचार का खात्मा बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आपसे आगे कुछ हो सके तो कीजिए, वरना सीएम साहब के पास हम फिर जाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कई और अच्छी खबरें आपको दिखाएंगे, कुछ ऐसी खबरें भी दिखाएंगे जो आपको देखनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। इस मुहावरे को जीवन में सार्थक साबित करने का काम राजधानी के कुछ हुनरमंद लोग कर रहे हैं। भगवान ने उनसे एक चीज छीनी तो उन्होंने दूसरी चीज यानी अपनी प्रतिभा को अपनी ताकत बना ली। फिर क्या, अपनी प्रतिभा से उन्होंने सबको अचंभित कर दिया, साथ ही दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बने। इन्हीं में से एक है रांची के पेंटिंग आर्टिस्ट दुर्गा, जो इन दिनों रांची शहर को सुंदर रंग दे रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए उन पर।
तेरा ना कोई दे अगर, नाम तेरा ना कोई ले अगर। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। अकेला है तो क्या, अकेला भी है तू काफी काफी। पेशे से पेंटर दुर्गा महतो रांची के अलग अलग जगहों पर पेंटिंग कर रहे हैं। रांची नगर निगम द्वारा रमणीक अभियान के तहत रांची के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर पेंटिंग की जा रही है और ये पेंटिंग दुर्गा महतो कर रहे हैं। अकेला है तो क्या, अकेला भी है तू काफी। जी आप अपने स्क्रीन पर सही देख रहे हैं। दुर्गा एक टांग पर ही चलते हैं और दूसरी टांग का काम इनकी बैसाखी करती है। आम भाषा में दुर्गा को दिव्यांग कहते हैं, मगर दुर्गा ने कभी भी अपनी कमजोरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। दुर्गा महतो पिछले 4 साल से पेंटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं। सुनिए दुर्गा महतो क्या कुछ कह रहे हैं। जी शौक है सर, काहे कि पहले नौकरी के तलाश में ढूंढे, नहीं हुआ नौकरी, इसके बाद हम पेंटिंग लाइन में उतर गए। पहले से शौक था इसमें, तो अभी कला अच्छा है, चलते ही कर रहे हैं। क्या कुछ पेंटिंग बना लेते हैं? जी सब चीज़ का सर, फुल टोटल। जन्म से विकलांग है, चलते हमको आदत हो गया है सर। बाद में होने से दिक्कत होता है, लेकिन जन्म से ही चलते ठीक है। जैसे काम आता है वही आधार से कमा लेते हैं सर। है सर उस समय देखिए राशन मिलता था, उसी से हम लोग का रोजी रोजगार हो जाता था। पेंटिंग मेरा एक शुरुआत से मेरा ये है सर, है ना। पेंटिंग हम 4 साल से पहले से करते आ रहे हैं और काफ़ी हमको इंटरेस्ट है पेंटिंग में। अभी जितना भी पेंटिंग, सब पेंटिंग को हम कर लेते हैं सर। दुर्गा महतो फिलहाल हरमू रोड के दीवारों को पेंटिंग के जरिए निखार रहे हैं। इससे पहले दुर्गा ने रांची के बड़ा तालाब के आसपास के दीवारों पर पेंटिंग की और अब उस जगह पर उनकी पेंटिंग से आकर्षित होकर लोग सेल्फी लेते हैं। जी हम पेंटिंग से रोजगार चला लेते हैं सर। पेंटिंग से मतलब पूरा परिवार को चला लेते हैं हम, और दूसरा रोजगार मेरा कुछ नहीं है। पेंटिंग में हमको काफ़ी शौक है पहले से, और यही पेंटिंग के काम करके हम पूरा रोजगार चला लेते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम तोरपा के रहने वाले हैं सर। कहते हैं कि लगन के आगे तो चुनौतियां भी छोटी हो जाती हैं। दुर्गा ने ये साबित किया। दुर्गा अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं और आज भी दुर्गा किसी के मोहताज नहीं है, बल्कि समाज दुर्गा जैसे लोगों का मोहताज है, जो इंसानियत तो सिखा ही रहे हैं और साथ ही साथ समाज को खूबसूरत भी बना रहे हैं। इस जिंदगी को सलाम है न्यूज़ 11 भारत का। है तो क्या, अकेला भी है तू काफी। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए अंकुर की रिपोर्ट। हिम्मत जुटा करेगा खुदा मदद तेरी। इश्क भी कमाल है, मोहब्बत भी अजीब है। ताकत इतनी है इसमें कि जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा कर दे। ऐसी ही मोहब्बत और पागलपन की मिली जुली तस्वीर नजर आई रिम्स में। क्या हुआ रिम्स में, इस रिपोर्ट में देखिए। ये विजय है, आशिक है, आप पागल भी कह सकते हैं। आशिक और पागल के बीच अब अंतर बचा भी कहाँ है। पत्नी के साथ इलाज के लिए रिम्स पहुंचा था, पत्नी दवा लेने गई। अचानक पता नहीं क्या हुआ, शायद दुनिया की कोई बात बुरी लगी और विजय चढ़ गया रिम्स के 3रे माले के छज्जे पर। लोग मिन्नतें करने लगे, विजय नीचे आ जाओ, पर दुनिया से प्यार थोड़ी था जो विजय नीचे आता। बात पुलिस तक पहुंची, पुलिस भी विजय को नीचे उतारने पहुंची, पर पुलिस तो पुलिस है, दिल की डॉक्टर थोड़ी है। विजय नीचे नहीं उतरा। खबर एनडीआरएफ को गई, फायर ब्रिगेड तक भी पहुंची और सब पहुंचने को हुए, पर विजय वहीं था। क्यों? क्योंकि उसे अपना इश्क नजर ही नहीं आ रहा था। विजय का दिल आवाज लगा रहा था, आरे, 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 आरे। और आवाज उस दिल तक पहुंची जिस दिल तक पहुंचनी थी, यानी विजय
दवा लेने गई। आई तो देखा विजय तो ऊपर चढ़ गया था। पत्नी बोली नीचे आ जाओ। विजय बोला नहीं आऊंगा, सब मुझे पागल कहेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। पत्नी बोली कोई तुम्हें पागल नहीं बोलेगा, तुम तो मेरे विजय हो। पत्नी के दिल की आवाज विजय के दिल तक पहुंची। विजय नीचे आ गया अपनी पत्नी के पास। समस्या वही थी कि वो दिमागी रूप से जो है असंतुलित वो आदमी था, जिसके चलते अब वो दिमाग में उसका जो बोला होगा वो अपना किया होगा, रेलिंग में लटक गया था। तो लोगों को काफ़ी उसके बारे में चिंता हुई और हम लोगों ने भी सिटी कंट्रोल वगैरह को खबर करके एनडीआरएफ और फायर फाइटिंग टीम को सूचना दिया था आने के लिए, लेकिन उससे पहले ही जैसा आप बताए लोग कि उनकी पत्नी के बुलाने से वो आ गया। विजय तो नीचे आ गया, सब कुछ नॉर्मल भी हो गया, पर एक सवाल रह गया। भूत की तरह खड़ा था वो सवाल कि पागल विजय था या उसे पागल बोलकर ऊपर चढ़ जाने को मजबूर करने वाली ये दुनिया पागल। रांची से कैमरामैन अरविंद के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको ऑफिस के लिए जगह चाहिए और आपके पास पैसे भी नहीं है? ऐसे में आपके लिए ऑफर लेकर आए हैं हम। रिम्स में सिर्फ राजनीतिक दल ही क्यों ऑफिस बनाए भाई, आम लोग भी बनाएंगे। बीजेपी आरजेडी ने ऑफिस तो बना दिया है, अब कांग्रेस जेएमएम आप भी बना लीजिए, हम भी आते हैं फिर आपके पीछे पीछे, अपना ऑफिस हम भी वहीं बना देते हैं। वैसे भी अंदर की बात यह है कि रिम्स प्रबंधन सो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए आप। आइए आइए आइए, रिम्स में ऑफिस बनाइए, एकदम फ्री फ्री एकदम फ्री। रिम्स प्रबंधन भों है, कोई नहीं रोकेगा। आइए आइए आइए, रिम्स में ऑफिस बनाइए। रिम्स प्रबंधन कहा लगे, खुला हुआ था। किसका प्रॉपर्टी? खुला हुआ था, तो अंदर आता है ना सर? तो मालूम नहीं है कि किसका अंडर में आता है ये। पीडब्ल्यूडी का तो पहले आए हैं, किसी से कोई परमिशन कोई जानकारी? खुला हुआ था तो परमिशन क्या लेना है? खुला हुआ था तो आदमी खुला हुआ था, यहाँ लगा दिए, खो गया पुस्तकालय का ही। देख रहे होंगे सब अगल बगल महिला लोग भी हैं, भले वो पार्टी से जुड़े हों लेकिन अपना श्रद्धा से यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन पार्टी का यहाँ कोई विधिवत कार्यक्रम नहीं था। हमने आपको दिखाया था कि रिम्स के भवन में आरजेडी का कार्यालय चल रहा है, युवा इकाई वहाँ सारे कार्यक्रम करती है और रिम्स प्रबंधन सोया हुआ एकदम भों। अब हमारी खबर का असर हुआ और थोड़ा मोड़ा नहीं, जबरदस्त असर हुआ। रिम्स में अब ठीक उसी के बगल में बीजेपी का भी कार्यालय खुल गया। बाकायदा पार्टी की तरफ से कार्यक्रम भी हो रहे हैं और पूछने पर कहा गया खुला था तो हम घुस गए। आरजेडी नेता कह रहे हैं कि ऑफिस थोड़ी है, वो तो बस ऐसे ही। अरे हुजूर अब ऐसे ही या फिर वैसे ही, लेकिन जैसे ही सब वैसे ही चल रहा है। हमारा तो कार्यालय नहीं है, हमारा तो प्रदेश कार्यालय है ऑलरेडी धुरवा में, वहाँ से हम लोग कार्यालय चलाते हैं। क्योंकि यहाँ तो क्योंकि एक बैठता है, खुला था तो बाहर जाके हम लोग बैठ जाते हैं, क्योंकि पूरे झारखंड से पेशेंट आते हैं यहाँ, और झारखंड के यहाँ से हम लोग फ़ोन आता है हम लोग को कि पेशेंट को एडमिट कराना है, उसको इलाज कराना है या पोस्टमार्टम कराना है। तो इसके वजह से हमारे कुछ आदमी वहाँ बैठे रहते हैं, क्योंकि खुला था पहले से, तो कुछ आदमी वहाँ बैठ जाते हैं। वहीं से हम लोग एड्रेस देते हैं कि वहाँ बैठा हो, जाओ वहाँ से भेंट कर लो, वो जाके कर देगा। तो इसके लिए हम लोग वहाँ बैठे रहते हैं। बाकी हम लोग कोई कार्यालय नहीं चलाते हैं, उसमें हम लोग का कोई कार्यालय नहीं चलता है। कोई सुनेगा? कोई है? या रिम्स में सब एनेस्थीसिया सूंघ के भों हैं, या फिर बुद्धि काम कर रही है प्रशासन की? हुजूर ये आपकी प्रॉपर्टी है, इसका इस्तेमाल कीजिए, या ऐसे ही चाबी वाला खिलौना बना रहेंगे आप? रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। क्या ऑफिस चाहिए? जगह है रिम्स में, ये जेएमएम, एक कांग्रेस, ये आजसू, सब लोग आ जाइए, खाली जगह है, फर्स्ट क्लास ऑफिस है, खुला है, घुस जाएंगे, क्या है उसके बाद? कोई है रोकने वाला? कोई नहीं। हम आपको फिर अंदर की बात बता देते हैं कि आराम से सोया हुआ है रिम्स प्रबंधन। रिम्स प्रबंधन चूंकि मीडिया को तो रोक दिया है, तो रिम्स ने तो सोचा कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा अंदर का, तो मीडिया तो बाहर घूम रहा, और बाहर में देखिए ये दिख गया। सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं सत्यव्रत का। खबर का ऐसा असर तो आज तक नहीं हुआ कि पहले आरजेडी का ऑफिस था, हमने खबर दिखाई, अब बीजेपी का भी हो गया है। इतना जबरदस्त असर, ऐतिहासिक है यह असर। और सबसे बड़ी बात है कि रिम्स प्रबंधन जो है, रिम्स प्रबंधन को तो खैर फुर्सत ही नहीं है। रिम्स प्रबंधन तो अपने आप को अंदर में बहुत इतना मजबूत कर रहा है कि जब वापस से मीडिया को एंट्री मिलेगी रिम्स में, तो उस समय उसको कहीं लूप होल नहीं मिलेगा। क्यों सत्यव्रत?
ना देखिए, बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने कि फिलहाल रिम्स प्रबंधन की एनेस्थीसिया की जो नींद है वो शायद नहीं खुली है। कुछ दिन पहले यानी कि कल जो है हमने ये खबर दिखाई थी कि किस तरह से रिम्स परिसर में भवन निर्माण विभाग का जो क्वार्टर है उसमें राष्ट्रीय जनता दल युवा मोर्चा बजावते कार्यालय चला रही है। लगातार वहां पे पार्टी के दामन थामने के लिए जो सदस्य हैं वो आ रहे हैं, मिलन समारोह मनाया जा रहा है। और अब देखिए, हमें लगा कि शायद इस खबर को चलाए जाने के बाद रिम्स प्रबंधन जो कि एनेस्थीसिया के नशे में बेहोश है, शायद एनेस्थीसिया का असर खत्म होगा और शायद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आश्चर्य होता है आज जो तस्वीर देखने को मिली कि ठीक रिम्स के युवा राजद का जो कार्यालय है उसके ठीक बगल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय खुल गया है, और वो भी बरियातू मंडल का। लगातार वहां कार्यक्रम हो रहे थे, चूंकि आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस था, और वैसे में लगातार पूरे राज्य में, पूरे देश में जो है वो उन्हें पुष्पांजलि दिया जा रहा था। उनके द्वारा जो किए गए काम हैं समाज के लिए उसे याद किया जा रहा था। और भारतीय जनता पार्टी बरियातू मंडल के जो लोग हैं वो उस भारतीय जनता पार्टी बरियातू स्थित जो कार्यालय है उनका वहां मौजूद थे, और यहां तक कि बड़ा कार्यक्रम किया गया। कोडरमा की जो विधायक है, पूर्व मंत्री रह चुकी है नीरा यादव, वो पहुंची थी उस कार्यक्रम में। साथ ही कांके के जो स्थानीय विधायक हैं समरी लाल, वो पहुंचे थे उस कार्यक्रम में। और बावजूद उसके, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हो या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनका कहना है कि उनका कार्यालय वहां नहीं है। आप समझ सकते हैं कि अगर कार्यालय नहीं है तो फिर विधिवत इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा हो, सदस्यों को जो है वो पार्टी का दामन थमाया जा रहा हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जयंती समारोह मनाया गया, आखिर ये कैसे मनाया जा सकता है? लोगों का कहना है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल के लोग हो, उनके पार्टी के बड़े नेताओं का कहना है कि चूंकि दरवाजा खुला था, वैसे में वो वहां चले आए, वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियां जो होती हैं वो वहां से चल रही है। तो वैसे में हम भी लोगों से को निमंत्रण देते हैं कि कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां राज्य की बची हुई हैं, चाहे वो आजसू हो, कांग्रेस हो, वाम दल हो, उन्हें भी कहीं ना कहीं रिम्स में अब कार्यालय खोल लेना चाहिए। क्योंकि धड़ल्ले के साथ जो है वो सीना ठोक कर, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल युवा मोर्चा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी बरियातू मंडल का टीम हो, वो अपना कार्यालय खोल चुका है। तो वैसे में बाकी पार्टियां जो है उन्हें पीछे नहीं रहना चाहिए। जल्द से जल्द रिम्स का वैसा कोई भवन, वैसा कोई क्वार्टर जो खुला हो, उसमें जाकर वो अपना पार्टी कार्यालय। सत्यव्रत, सिर्फ राजनीतिक पार्टियां क्यों? मैं कहता हूं कि आपके पास अगर पैसे नहीं है आम लोगों के पास, तो इनके पीछे पीछे लगे हाथ आम लोग भी पहुंच जाए, वो भी ऑफिस खोल दें। और सबसे तगड़ा तो लॉजिक दिया है, हमने क्या किया, खुला था तो हम घुस गए। यानी कि अगर घर खुला रहा तो घर में भी घुस के और राजनीतिक पार्टी का कार्यालय खोल देंगे। परमिशन क्या होता है रिम्स का परमिशन? ऐसे भी रिम्स तो सोया हुआ है। प्रबंधन को अभी तक इसके संज्ञान आया है कि नहीं है? रिम्स प्रबंधन से आपने बात करने की कोशिश की क्या? किसी ने कुछ बोला है? देखिए, फिलहाल रिम्स प्रबंधन इस बारे में कुछ नहीं जानता है। यहां तक कि कल जब हमारी बात रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप से हुई तो उन्हें भी इस बात की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे माध्यम से, न्यूज 11 के माध्यम से उन्हें यह पता चल रहा है कि जो रिम्स की संपत्ति है, भवन निर्माण विभाग का जो क्वार्टर है, वहां राष्ट्रीय जनता दल है। वैसे में आप समझ सकते हैं कि फिलहाल रिम्स प्रबंधन को तो यह नहीं पता है कि उनके परिसर में, उनके संपत्ति पर युवा राष्ट्रीय जनता दल ने कब्जा बनाए रखा है। और अब शायद उन्हें यह भी बताना होगा कि युवा राष्ट्रीय जनता दल के अलावा भारतीय जनता पार्टी बरियातू प्रमंडल के जो लोग हैं उनका भी बजावते ऑफिस खुल गया। तो आप समझ सकते हैं फिलहाल रिम्स प्रबंधन के कोई अधिकारी इस मामले में बात नहीं करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि किसी बात की जानकारी नहीं है। जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि रिम्स के जो निदेशक हैं वो मीडिया से बात नहीं करते हैं। उसके लिए उन्होंने रिम्स में पीआरओ को अपॉइंट कर रखा है। जो आईएएस अधिकारी हैं कृष्ण प्रसाद बाघमारे, वो मीडिया को जानकारी देते हैं। लेकिन फिलहाल उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं है। वो भी न्यूज 11 से ही पूछ रहे हैं कि कहां पे ऑफिस खोला गया है राष्ट्रीय जनता दल का। तो आप समझ सकते हैं कि अब भाजपा का भी जो कार्यालय है वो उन्हें बताना होगा। रिम्स प्रबंधन पूरी तरह से सोया हुआ है। रिम्स की संपत्ति पे पॉलिटिकल पार्टियों के दफ्तर ही नहीं खुले हैं अभिषेक, बल्कि लगातार कब्जा जो है वो किया जा रहा है। चाहे वो स्थानीय
स्थानीय लोगों के द्वारा हो, स्थानीय दबंगों के द्वारा हो, या फिर जो दूसरे लोग हैं वो रिम्स परिसर पर लगातार कब्जा कर रहे हैं। रिम्स में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर मरीज परिजनों से किसी तरह से पैसा मिल जाए उसके जुगाड़ में लगे हैं। चूंकि राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है और वैसे में खासकर जो असामाजिक तत्व के लोग होते हैं, जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं, उन्हें यह लगता है कि रिम्स में बड़े ही आसानी से पैसे कमाए जाते हैं और वैसे लोग जो है वो रिम्स के कई हिस्सों पे आपको कब्जा जमाए हुए दिख जाएंगे। लेकिन रिम्स प्रबंधन को वो लोग नहीं दिखते हैं। रिम्स प्रबंधन को दिखता है वो ठेले वाले, वो जो गरीब जो है आर्थिक रूप से कमजोर, जो रिम्स परिसर में अपना पेट चलाने के लिए छोटी मोटी दुकानें लगाते हैं, जिन्हें कुछ घंटे पहले, 2 दिनों पहले नगर निगम के द्वारा हटवा दिया गया और उनके हटवाने के कारण कहीं ना कहीं परिजनों को परेशानी हो रही है। क्योंकि वैसे आर्थिक रूप से दूर दराज से आए जो परिजन रिम्स में अपने मरीज का इलाज कराते थे, उन्हें 20 से 25 रुपए में खाना मिल जाया करता था और आज उन्हीं परिजनों को भोजन के लिए रिम्स परिसर के बाहर दूसरे होटलों में जाना पड़ रहा है, जहां उन्हें 50 रुपए 80 रुपए लग रहे हैं और उनका पेट भी नहीं भर रहा है। तो रिम्स प्रबंधन को शायद ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों का दफ्तर, स्थानीय दबंग के द्वारा जो कब्जा किया जा रहा है वो नहीं दिख रहा है। अभी भी रिम्स प्रबंधन जिस एनेस्थीसिया को सूंघ कर सोया हुआ है, शायद अब तक एनेस्थीसिया का असर खत्म नहीं हुआ है। अभिषेक, चलिए, बहुत शुक्रिया सत्यव्रत आपका। जागो रिम्स प्रबंधन, जागो जागो, आपके अधिकार क्षेत्र का हनन हो रहा है। बाकायदा रिम्स की प्रॉपर्टी पर राजनीतिक कार्यालय खुल गए हैं। सर, निवेदन है, जागिए, नींद तोड़िए। चीटी काट रहा हूं मैं आपकी नींद तोड़ने के लिए। अभी भी नींद नहीं टूटी तो जेएमएम, कांग्रेस, वामदल, आजसू सब पहुंचिए और आम लोग आप भी पहुंचिए और जाकर के आराम से ऑफिस बनाए, क्योंकि खुला है। वो घुस सकते हैं तो कोई भी घुस सकता है। और अब चतरा की खबर दिखाते हैं, जहां एक बार फिर से नक्सलियों ने पोस्टरबाजी कर दहशत फैलाने की कोशिश की है। पोस्टरबाजी के माध्यम से पंचायत सदस्य, भूमाफियाओं, बिचौलियों और पूंजीपतियों को होश में रहने की चेतावनी दी गई है। वहीं पोस्टरबाजी की इस खबर से पूरे महकमे में दहशत का माहौल है। चतरा में दहशत फैलाने की कोशिश, नक्सलियों ने की पोस्टरबाजी। पोस्टर चिपकाकर दहशत फैलाने की कोशिश। पंचायत सदस्य, भूमाफियाओं, बिचौलियों और पूंजीपतियों को चेतावनी। मंत्री और नेताओं को होश में आने की चेतावनी। NH 99 पर पोस्टरबाजी। इस पोस्टर को देखिए। इस पोस्टर का मकसद दहशत फैलाना है, आम लोगों के बीच, व्यवसायियों के बीच, नेताओं के बीच, आवाम के बीच। फोन किया कि पोस्टर सटा हुआ है दीवार में, उसमें भाकपा माओवादी जिंदाबाद लिखा हुआ है, लाल सलाम। उसमें ये लिखा हुआ है कि आप राजद के नेता हैं और अपने समाज के लोगों को लड़वा रहे हैं। हमको पता चला कि नहीं तो पोस्टरबाजी हुआ है, तो हम गए देखे तो उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है कि उमाशंकर साहब, वोट की राजनीति करना छोड़ दो वरना 6 इंची छोटा कर दिया जाएगा, परिवार से अलग कर दिया जाएगा। तो मेरा तो ये कहना है कि यहाँ के कुछ शरारती तत्व, जिनका पूर्व से इस तरह का सिस्टम रहा है, कुछ शरारती तत्व के द्वारा ये किया गया है। लेकिन नक्सलियों को अपने करतूतों से पहले एक संदेश सुन लेना चाहिए। ये संदेश झारखंड के डीजीपी का उनके ही नहीं, हर अपराधी के नाम है। लॉजिकल सोचने वाले है तो अब सोचना है इन लोग को और इनके परिजनों को। देखिए, किसी भी दिन पब्लिक तो उनके साथ तो हो नहीं सकता है, क्रिमिनल के साथ कोई देता नहीं है। डर के मारे भले उनका बात कुछ मिनट के लिए सुन ले। दूसरा है कि कानून के ताकत बहुत है। आपके पास सीमित मैन पावर है, सीमित हथियार है। हमारे पास कानून के ताकत है। जितना संख्या में लोग चाहिए उतना संख्या में लोग है। आपसे भी बढ़िया हथियार है। आप जिएंगे कितना दिन? ताकत आप आमने सामने लड़के तो जी बच नहीं पाएंगे।
तो बुद्धिमानी इसी में है कि सोचकर जो अपराध किया था उसका सरेंडर होके अच्छे रास्ते पर आने की कोशिश करे, या नहीं तो पुलिस कार्रवाई के लिए तैयार है। तो ये पोस्टर वोस्टर बस आपकी कोशिश है ये जताने की कि आपकी कमर टूटी है पर आप जिंदा हो। हुजूर सुधर जाइए, काहे गोली खाने वाला काम करते हैं। पुलिस ने बड़े बड़े तोपों को शांत कर दिया है और इन दिनों तो धड़ाधड़ टिकट भी काट रही है। देख लीजिएगा कहीं आपका भी नंबर न लग जाए। चतरा से न्यूज़ 11 भारत के लिए संजय की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमशेदपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर और उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। जमशेदपुर दौरे के बाद सीएम बोकारो के लिए रवाना हो गए। जमशेदपुर दौरे का मजमून देखिए इस रिपोर्ट में। हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर के कदमा स्थित उलियान में शहीद निर्मल महतो को श्रद्धांजलि अर्पित की। पहले उन्होंने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण की। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद रहे। इसके बाद शहीद निर्मल महतो के समाधि पर भी सीएम हेमंत सोरेन ने पुष्पांजलि अर्पित की। यहाँ भी उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और परिवहन मंत्री चंपई सोरेन मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कहा कि शहीद निर्मल महतो को जब भी याद किया जाता है हर बार ऊर्जा का संचार होता है। व्यवस्था अनुसार कोई बहुत बड़े समूह में, बहुत छोटे समूह में, व्यक्तिगत रूप से महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी लोग झारखंड के साथ साथ बंगाल, उड़ीसा से भी आज शहीद स्थल पर लोग आते हैं। शहीद निर्मल महतो जी के मूर्ति के चरणों पर माल्यार्पण होता है और उन्हें याद किया जाता है। हम लोगों के लिए, पार्टी के लिए एक ऊर्जा संचरण के जैसा है और हम लोगों के लिए ये बहुत गौरव और सौभाग्य। वहीं सीएम ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में विधायक सरयू राय द्वारा उठाए गए अवैध माइनिंग के आरोपों की जांच हो रही है। सरकार कुछ भी गलत नहीं होने देगी। किसान बिल को लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अनियमितताएं सामने आई, हम सरकार में थे तो कई कंपनियों को हमने पेनल्टी भी लगा रखी है और जो भी चीजें आगे होंगी विधि सम्मत और न्याय संगत होगी। लेने के बाद वो बात करेंगे। ये बहुत चिंता का विषय है। अन्नदाता के प्रति केंद्र हो या राज्य के सरकारों का अगर इस तरीके का रवैया होगा तो निश्चित रूप से ये दुखद है। सीएम ने जमशेदपुर में शहीद निर्मल महतो को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद बोकारो के लिए रवाना हुआ। जमशेदपुर से न्यूज़ 11 भारत के लिए अन्य अमृता के साथ प्रभात कुमार और पीयूष मिश्रा की रिपोर्ट। किसी का बर्थडे हो या मैरिज एनिवर्सरी हो या फिर कोई त्योहार हो, हाल के दौर में लोग परिवार तक ही सीमित रहने लगे हैं। लेकिन एक ऐसा भी शख्स है जो मात्र एक रोज नहीं बल्कि कई सालों से गरीबों के बीच ही त्योहार मना रहा है। क्रिसमस के दिन भी वो उनके बीच ही गुजार रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। दिल सबके पास होता है और जो औरों के दर्द को संजीदगी से महसूस करे उसे बड़ा दिल वाला कहते हैं। तभी तो आज बड़े दिन के मौके पर दिखा बड़ा दिल वाला। दरअसल हम बात यहाँ गढ़वा के शौकत खान की करते हैं, जिनके द्वारा पिछले 5 साल से गरीबों के लिए निःशुल्क कपड़ा, चावल, सत्तू और बच्चों के बीच कॉपी किताब का वितरण किया जा रहा है। दूसरी तरफ किसी भी पर्व त्योहार पे गरीबों के बीच मनाते हैं। तभी तो आज इनके द्वारा क्रिसमस पर भी गरीबों से केक कटवाया गया और उन्हें कंबल भी दिया गया। गरीबों के ही हाथों से केक कटवाए, टॉफी बांटे, मिठाइयाँ बांटे, गरीबों के बीच कंबल बांटे। हमारा जो कपड़ा बैंक है सर्वधर्म का सम्मान करता है। ये चाहे वो क्रिसमस हो, ईद हो, दीपावली हो, होली हो, हर त्यौहार में हर ज़रूरतमंदों की उनकी ज़रूरत की चीज़ पूरी करती है। जो ज़रूरत जिनकी गरीबों की ज़िंदगी में जो ज़रूरत की चीज़ें आती है वो गरीब बेझिझक मेरे पास आते हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ लेकर के प्रत्येक दिन चले जाते हैं और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। अनोखे तरीके से मनाए गए क्रिसमस के मौके पर मुख्य रूप से शिरकत करने वाले पुलिस अधिकारी भी शौकत खान की पहल को सराहते हैं।
कंबल बांटने से बेहतर कार्य क्या हो सकता है। ये मिस्टर शौकत जी के द्वारा जो कपड़ा बैंक बनाया हुआ है, जहां निःशुल्क कपड़ों का वितरण गरीबों के बीच किया जाता है, मुझे इस बीच उपस्थित होकर काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। रोज के साथ हर मौके पर गरीबों और मजलूमों को सहयोग करना निश्चित रूप से सराहनीय है। जरूरत है निरंतरता बनाए रखने की, ताकि गरीब लाभान्वित होते रहे। गढ़वा से न्यूज़ 11 भारत के लिए आशुतोष रंजन की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला फिलहाल यहीं तक। नमस्कार।